Namaste! Welcome everyone to the brand new series of Know Your Nature quiz contest. So without wasting much of our time, I would like to call on stage my co-anchor Shreya. Thank you, Chayanika. Okay, now it's time for us to introduce our expert. We have with us Kanta Agarwal. She herself is a poet, and apart from that, she is the Vice President of Marwari Hindi Pustakalay Guwahati. Next expert we have with us is none other than Brahmananda Patiri. He is an environmentalist and a forest officer. तो अब बच्चों का परिचय ले लेते हैं। तो टीम जे में हमारे साथ मौजूद है कौशिक देवनाथ एंड नितिन शुक्ला। Next team, Migrakshi Bhuiya and Dipjyoti Burman. टीम सी में हमारे साथ है अरुणा भजौरिका एंड धर्मेंद्र दास। At the first round, we will present a glimpse of a tribe. And that tribe is none other than the Wancho community. So for that, we have to start our rapid question answer round. Okay. तो पहला सवाल जाता है टीम जे के तरफ। पहला सवाल है वांचो समुदाय किन वर्गों में विभाजित होकर पाटकाई की पहाड़ियों में आए? Tangens और Sangens? बिल्कुल सही। वांचो समुदाय की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? कृषि पर अर्थव्यवस्था निर्भर है? करेक्ट आंसर। एक वांचो प्रधान के गुजर जाने के बाद किसे अगला प्रधान बनाया जाता है? उनके बड़े बेटे को। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू टीम एन। फर्स्ट क्वेश्चन, गांव का प्रधान किसे बनाया जाता है? वांगहम के परिवार से किसी संबंधित को। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांचो मंत्री को किस नाम से जाना जाता है? वांगसा और वांगसम। वांसा और वांसम। ओके, करेक्ट आंसर। वांगहम कौन है? एक इलाके का शासक। शासक। करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। तो अब जाते हैं हमारे टीम पी के तरफ। यस। तो पहला सवाल, कौन गांव की रक्षा करता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा। करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। ग्राम सभा में एक पुजारी का क्या महत्व है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। करेक्ट आंसर। पुत्र के अनुपस्थिति में एक ग्राम प्रमुख का उत्तराधिकार किसे मिलता है? उस ग्राम प्रमुख के परिवार से संबंधित दूसरे गांव के मुखिया को। बिल्कुल सही। Here we end our first round. We have to play our second round. Our second round is all about poetry. Okay, are you ready? Yes. कंप्यूटर जी, प्ले कीजिए पहला पोएम पहले टीम के लिए, टीम जे के लिए। दुपहरिया, केदारनाथ सिंह। झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की, उड़ने लगी बुझे खेतों से झुरझुर सरसों की रंगीनी, धूसर धूप हुई मन पर ज्यों सुधियों की चादर अनबीनी। दिन के इस सुनसान पहर में रुक सी गई प्रगति जीवन की, सांस रोक कर खड़े हो गए लुटे लुटे से शीशम उन्मन। चिलबिल की नंगी बाहों में भरने लगा एक खोयापन, बड़ी हो गई कटुकानों को चुरमुर ध्वनि बांसों के बन की। थक कर ठहर गई दोपहरिया, रुक कर सहम गई चौबाई, आंखों के इस वीराने में और चमकने लगी रुखाई। प्राण
आ गए दर्दीले दिन, बीत गई रातें ठिठुरन की। मैम, ओवर टू यू। सबसे पहले आप इस कविता का सारांश बता दीजिए। इस कविता में कवि ने दोपहर को एक अकेलापन और एकांती का पहर बताया है, और इस पहर में प्रकृति व मनुष्य में ढीलापन आ जाता है और मनुष्य या प्रकृति अपना संयम खोने लगता है, वह दुगने ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाता। इसी प्रकार नीम के साथ जो नीम की पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं दोपहर के समय, उससे हमारा मन विचलित हो जाता है कि गर्मी बहुत है और ये तपस हमें जला रही है। और इसी के साथ साथ कवि इस कविता में होने वाले दोपहर की प्रतिक्रियाओं को अपने जीवन के साथ तुलना करता है और अपनी शैलियों को उसके साथ जोड़ने की कोशिश करता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टीम, टीम एन। कंप्यूटर जी, टीम एन के लिए अगला कविता पेश कीजिए। प्रभाती, रघुवीर सहाय। आया प्रभात, चंदा जग से कर चुका बात, गिन गिन जिनको थी कटी किसी की दीर्घ रात, अनगिन किरणों की भीड़ भाड़ में भूल गए पथ और खो गए वे तारे। अब स्वप्न लोक के वे अविकल शीतल अशोक पल, जो अब तक थे फैल फैल कर रहे रोग, गतिवान समय की तेज चाल, अपने जीवन की क्षण भंगुरता से हारे। ओवर टू यू मैम। मृगांशी एवं दीप ज्योति, तो आप इस कविता का सारांश बता दीजिए। इस कविता में माननीय कवि रघुवीर जी ने सवेरा का वर्णन किया है। इस कविता में कवि कहते हैं कि जब सुबह होती है और चारों ओर प्रकाश हो जाती है, तब तारे और चंद्र की जो प्रकाश होती है वो सूरज के किरणों में से खो जाते हैं। उसमें यह पता चलता है कि समय गतिशील है, वह हमेशा जाती रहती है और चीज़ें भी हमेशा बदलती रहती है। इससे हमारे जीवन में बहुत सारे कठिन या फिर मुश्किलें आती होंगी। अगर हमारे जीवन में उम्मीद होगी तो उससे समय भी हार सकती है, मगर उम्मीद कभी नहीं हारती। हाँ दीपज्योति, जैसे एक रात कितनी भी काली और घंघोर क्यों ना हो, सुबह आती ही है, वैसे ही जीवन में परिस्थितियाँ कितनी कठिन क्यों ना हो, अगर हम उम्मीद रखेंगे तब उन परिस्थितियों का हम मुकाबला कर सकते हैं। कविता में कवि ने यह भी कहा है कि सपनों की दुनिया में जो हमने अच्छे सपने देखे थे, उनको कभी कभार असलियत में बदलने से समय रोक के रखता है, लेकिन अगर हम आशा रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, तब उस समय को भी हमारे क्षणभंगुर जीवन से हार माननी पड़ेगी। धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू टीम टी। कंप्यूटर जी प्ले कीजिए। पक्षियों का क्रंदन, नीलेश रघुवंशी। विश्वास है पक्षियों को अभी अभी गिरा है जो साथी पानी में, वह उनके क्रंदन से निकलेगा बाहर और शामिल हो जाएगा संग उनके उड़ान में। मंडरा रहे हैं सारे पक्षी उदास, जाल में फंसी मछली पर भी निगाह नहीं उनकी। खुश है मछुआरा, झपट नहीं रहे पक्षी जाल पर। समुद्र के भीतर हैं अनगिनत घर, जाने कितने जीवन छिपते छिपाते, बाद भी इसके विश्वास नहीं सफेद पक्षियों को, समुद्र में डूबा उनका साथी जी सकेगा कुछ पल भी। पानी हमारा साथी नहीं, विश्वास नहीं हमारा, लौट आओ अपने आकाश के पास, क्रंदन करते समुद्र के ऊपर मंडरा, डरा रहे हैं सफेद पक्षी उदास। बहुत ही सुंदर कविता है, पक्षियों का क्रंदन, नीलेश रघुवंशी के द्वारा लिखी गई, और अरुणाभ और धर्मेंद्र। ठीक है, तो आप फटाफट इसका अच्छा सा सारांश बता दीजिए। इस कविता में एक सफ़ेद पक्षियों के दल से एक साथी समुद्र पर गिर जाता है तो उसके सारे साथी रोना लगता है। जल में पड़ी मछलियों पर भी उनकी निगाह नहीं जाता है। हाँ, वैसे तो उन पक्षियों को मछली बहुत प्यारे है, लेकिन जब उसका साथी खो जाता है, समंदर में गिर जाता है, तो उसे कहीं पर भी अपना ध्यान नहीं लगता, और इसी बात को लेकर मछुआरा भी बहुत खुश रहते हैं। भले ही उस समंदर में बहुत सारे जीवन रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, लेकिन उन पक्षियों को उस नए जगत पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है, उन्हें उन पानी पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। उन पक्षियों ने बताया है कि पानी उसका साथी नहीं है, और लेकिन उसका ये दृढ़ विश्वास है कि उसका साथी जो भी हो, लेकिन वो सही सलामत रहेगा, और उसके जो क्रंदन है उससे वो ज़रूर बाहर निकलेगा और उसके साथ उड़ान में ज़रूर शामिल हो जाएगा। तो कवयित्री हमें ये बताना चाहता है कि जीवन में हमारे आगे ऐसा कुछ क्षण आ जाते हैं कि
हम कुछ देख नहीं पाते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं लेकिन हम कुछ सोच नहीं पाते कि लेकिन क्या हम क्या करें। लेकिन जो ये एकता है, एकता हमें कुछ असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ये जो पक्षियों का जो विश्वास है, इस विश्वास का जो नींव है वो है उनका एकता। उन्हें यह विश्वास मिलता है कि उसका जो साथी है वो फिर से बाहर निकलेगा। बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। इसी के साथ समाप्त हुआ हमारा दूसरा राउंड। इट्स टाइम फॉर अस टू नो द स्कोर्स ऑफ सेकंड राउंड। So viewers, it's time for us to know the score of second round. Team J को मिले हैं 20 points. Team N को मिला है 23 points. Team P को मिले हैं 25 points. As we all know that this third round, it's little bit like a game. You have to select a number between 1 to 50, any number. If that number is selected in the heaven, then you are lucky enough. और आपको मिलेगा एक स्पेशल पावर एंड वो पावर होगा That you'll have to select a topic by your own, okay? But if that number is displayed in the hell side, then you don't get that power, and that power will be directly transferred to our expert. Okay, and here we go for the first team. That is the team J. Number 15. कंप्यूटर जी प्ले कीजिए टीम J के लिए. So first three numbers. हेवन के साइड से आने वाले हैं. It might be number 15 also. But it might not be. Okay, first number is number 34. Next is 21. Next is number 5. Okay. अब हेल पर देखते हैं. Number 25. बच गए बेटा. Last option left for you, Team J. You have to select any one card among that 5 cards. You can pass that card to me. The topic is forest and tourism. फॉरेस्ट एंड टूरिज़्म के टॉपिक पे बोलने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि हम किस प्रकार टूर करते हैं या हमारा मकसद क्या होता है टूर करने का। पहला तो होता है एडवेंचर। जो लोग एडवेंचरस हैं उन्हें माउंटेनिंग, फिर उसके बाद बोटिंग, ये सब पसंद है, तो इसके लिए भी टूरिस्ट आते हैं इंडिया। और फिर उसके बाद होता है आपका टेम्पल्स देखना, मोनूमेंट्स देखना। फिर उसके बाद आता है मेडिकल रिसर्च करना। जो लोग मेडिकल में रिसर्च करते हैं, औषधि पे रिसर्च करते हैं, उन्हें इंडिया आना बहुत पसंद है। जैसा कि इंडिया में 88 नेशनल पार्क और 499 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और इनमें बहुत सारे स्पीसीज़ को पाला जाता है, जिनमें सबसे प्रमुख बात यह है कि इंडिया में टाइगर और लायन दोनों पाया जाता है। तो ये एक मुख्य केंद्र बन चुका है इंडिया बाहर के टूरिस्ट का, क्योंकि बाहर में अफ्रीकन कंट्रीज़ में देयर आर ओनली टाइगर्स और लायंस, तेंदुए, पैंथर और कई चिड़िए जैसे कि हॉर्नबिल और कई प्रजाति पाए जाते हैं जो कि इंडिया के टूरिज़्म को और बढ़ावा देते हैं। Expert? Thank you. You have talked about tourism. The forest actually based on the forest tourism, not other tourism. Forest tourism is mainly based on the either wildlife, either scenic beauty, either adventure, and either forest health camp. These are the 4-5 categories where forest tourism can be enacted. Now the forest tourism is an international issue, and all country has that type of tourism prospect in this own country. Thank you. Thank you, sir. Moving on to next team. First, you have to select a number. 32. Computer जी play कीजिए team N के लिए. If you are lucky, then you'll get that power to choose a topic by your own, which will be enough for you to lead this game.
Okay, here we go for Team N. आगे बढ़ रहा है, दिल थाम के बैठिए। First three numbers will be displayed in the heaven side and one number in hell. Anything might happen. पहला नंबर Is 26. Next, 43. 6. Okay. कहीं हेल पे तो नहीं आ रहा है? Okay, 30. He was about to. Okay, anyway. So note number 32 is neither in the heaven side nor in the hell. Only last option left for you is card. you have to select any one card among that 5. Team N have selected the topic and the topic is change in season and afforestation. आजकल हम हमारे चारों ओर बदलती मौसम और बढ़ती गर्मी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है इन सब का कारण क्या है? बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी के कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य कारण है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटने की वजह से घटती जंगलों की स्थिति को कहते हैं। पेड़ अपना खाना बनाने के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके बदले में ऑक्सीजन रिलीज करती है, लेकिन आजकल पेड़ों के कमियों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, जिसके वजह से गर्मी बढ़ गई है और बारिश की मात्रा घट गई है। लेकिन इन सिचुएशंस को पलटने की शक्ति हम इंसानों के हाथ में ही है और ये शक्ति है एफॉरेस्टेशन। हाँ, बिल्कुल ठीक मृगाक्षी। एफॉरेस्टेशन है पेड़ पौधे उगा के डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स को रिवर्स करना। अगर हम एक पेड़ काटे तो बदले में हमें 10 पेड़ और लगाने चाहिए, क्योंकि जब पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तब चारों ओर हरियाली होगी और ये पेड़ पौधे अपना खाना बनाने के लिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं बढ़ेगी और बदले में ये पेड़ पौधे खाना बनाने के बाद ऑक्सीजन छोड़ेगी, जिससे ऑक्सीजन का बैलेंस हमारे इकोसिस्टम में बना रहेगा। और साथ ही में ये पेड़ पौधे ट्रांसपीरेशन भी करेंगे, जिससे बारिश की मात्रा बढ़ जाएगी और गर्मी भी कम हो जाएगी। और जब पेड़ पौधे होंगे वो हमें छाया भी देंगी और साथ ही में ये पेड़ पौधे बहुत सारे जीव जंतुओं के घर भी होंगे। तो आइए हम एफॉरेस्टेशन को अपनाते हैं और जो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज है उसे दूर करते हैं, ताकि हम इंसान और साथ ही में जीव जंतु इस धरती पे सुख और शांति से रह सके। धन्यवाद। Thank you. Thank you, sir. So, moving on to the last team. Team P. The number 17. Okay, computer जी play कीजिए team P के लिए. 3 numbers will be displayed in the heaven side. For that, if number 17 comes in that heaven side, you'll be lucky enough to make a lead in this round. मैं आप लोगों के लिए अभी से फिंगर क्रॉस कर लेती हूँ, ठीक है? Because this will bring a special power for you, and that special power is you'll get a power to choose a topic by your own. But if that number is displayed in the hell side, then you'll be in some unsafe zone. Okay, number 17. पहला नंबर 37. Next number 17. Oh, 30. Next 17. Oh, it's 20. Helper. Number 7. Okay, number 8. So, number 17 was not displayed in the heaven nor in the hell. The only option left for Team P is that 5 cards placed in front of you. Pick up anyone. Team P have selected a topic, causes of rising conflicts between tribes and wildlife. तो ये जो समस्या है कि हमारे जो जनजाति और जो वन्य जीव है, इन दोनों के बीच का जो संघात है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये हमारे लिए एक बड़ा प्रत्याह्वान हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इस संघात का जो कारण है वो कारण है, पहला कारण है आबादी का वृद्धि, जो जनसंख्या वृद्धि होता जा रहा है। दूसरा कारण है जन सचेतना का अभाव। तीसरा कारण है खाद्य के लिए जो प्रतियोगिता होते हैं हर जीवों के बीच उसका वर्धित। और जो दूसरा कारण है वो कारण है जो हमारा जलवायु है
उसका जो चेंज आ रहा है यानी कि जो क्लाइमेट चेंज। सो पहला जो कारण है आबादी का विस्तार यानी कि जनसंख्या वृद्धि। तो क्या हो रहा है कि हमारे जो ट्राइब्स है वो इतना कुछ लिटरेट नहीं होते, तो अगर आबादी दिन ब दिन ऐसे बढ़ता जाए तो ये जो लोग हैं, ये जो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब उनको भी रहने के लिए, खाने के लिए कुछ चाहिए होगा। तो उसके पास जितने भी एरियास है, खाली एरियास है जहाँ दूसरा वन्य जीव रहते हैं, तो उन लोग उस एरियास को अपने अंदर कर लेगा, उस एरियास को अपना घर बना लेगा। तो तब क्या होगा, उस एरिया में जितने भी पशु रहेंगे, जितने भी वन्य जीव रहेंगे, वो अपने खाद्य के लिए बाहर निकल आएगा और तब लोग यानी कि जो ट्राइब्स है और इन वन्य जीव, इन दोनों के बीच संघात हो जाएगा। बहुत बहुत खूबसूरत। Expert? Thank you. Thank you. It's time for us to know the scores, right? So, third rounds के scores है, टीम J को मिले हैं 25, टीम N को मिले हैं 23 points, टीम P को मिले हैं 19 points. I have to announce the final scores, but you all have won our heart. Okay, team J को मिले हैं 55, team N को मिले हैं 56 points, and team P को मिले हैं 54 points. So today's episode winners are Team N. Viewers, it's time for us to wrap up the show. तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा।